नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो जनमत का। और आज जनमत में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में वादों की बौछार एक बार फिर से शुरू हो गई है। फर्क बस इतना है कि इस बार इसे नाम दिया गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है, लेकिन यह प्रण सुनने में जितना मीठा लगता है, हकीकत में उतना ही आपको बता दें कि तमाम सवालों से भरा हुआ है। 20 महीने में हर घर से एक सरकारी नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली, 5 एक्सप्रेसवे सुनकर तो लगेगा जैसे बिहार अब सिंगापुर बनने जा रहा है। हालांकि एनडीए ने इसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया बताया है। एक तरफ तेजस्वी का यह कहना है कि हमें सिर्फ सरकार नहीं बिहार बनाना है, तो उधर एनडीए चुटकी लेते हुए कह रही है कि पहले अपना घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, कहीं बजट ना बिहार बन जाए। वहीं सवाल यह भी है कि क्या यह घोषणा पत्र है या सपनों की कहानी, क्योंकि राजनीति में वादे तो हर कोई करता है, लेकिन पूरा वही करता है जो सच बोलने का तेजस्वी प्रण रखता हो। इस घोषणा पत्र में किए कुछ अहम बिंदु हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आज बताने जा रहे हैं। तो तेजस्वी के प्रण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन ग्राफिक्स के माध्यम से ये तमाम जानकारियां जो है वो यहां पर दी गई हैं, जिसमें सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी करना भी इसमें प्राथमिकता रूप से शामिल किया गया है। तो बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और प्रतिमाह 30,000 रुपये वेतन देना भी इसमें अनिवार्य रूप से बताया गया है। भाई और बहन को भी लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो यहाँ पर लिए गए। माई बहन योजना के तहत प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता और अगले 5 सालों तक 30,000 प्रतिवर्ष प्रदेश के हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम इसमें दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर लाना होगा और 20 महीने के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया भी जो है वो यहाँ पर प्रारंभ होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये घोषणा पत्र जो है बड़े पैमाने पर यहां पर देखने को मिला है, जिसमें कई सारे वादे हुए हैं, दावे हुए हैं। अब जनता को यह फैसला करना है कि आखिरकार किस तरीके से इसमें कार्रवाई जो है वो यहां पर की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए जनता की अपनी सोच है, लेकिन उस सोच के विपरीत अलग अलग पार्टी अलग अलग फैसले यहां पर लगातार ले रही है। देखिए, तेजस्वी के प्रण के बारे में आपको बता रहे हैं। सभी जीविका सीएम दीदियों को लेकर यहां पर ऐलान हुआ है। माई बहन योजना के तहत प्रतिमाह 2,500 रुपये आर्थिक सहायता और अगले 5 साल तक 30,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से यहां पर दिए जाएंगे। प्रदेश के हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम 20 दिन के अंदर लाना है और 20 महीने के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया भी प्रारंभ करना। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना, यह भी इसमें ऐलान हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों को मासिक 1,500 रुपये, दिव्यांगजनों को भी देने की बात कही गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी भी। 8वीं से 12वीं तक के गरीब छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। पेपर लीक पर कठोर कानून बनेगा। हर व्यक्ति को 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का भी इसमें ऐलान किया गया है। तो इस घोषणा पत्र में आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण ऐलान जो हैं वो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। हम लोगों ने संकल्प पत्र 2025 हम आप लोगों के बीच में रखे हैं, एक नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक युवा है और बिहार में तकरीबन 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश, हमारे राज्य के सभी नागरिक मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हम लोग
सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। बहरहाल ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज के, हर पक्ष के, हर पहलू की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। पर झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। घमंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है और तेजस्वी बोलते हैं कि हम बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। तेजस्वी से हम पूछना चाहेंगे कि जो खुद भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाला के आरोप में जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है, वह कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। 15 वर्षों के उस जंगल राज में भ्रष्टाचार, नरसंहार, जातीय उन्माद, घोटाला, अपहरण का उद्योग, सामूहिक बलात्कार और हत्या, इस प्रकार का जो तांडव तेजस्वी जी हुआ है आपके आरजेडी के सरकार में, आपके माता पिताजी की जब सरकार थी तब। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीजों को करिएगा, और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। दिक्कत तो यही है ना। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल किया गया। पहले ट्रायल का परीक्षण 23 अक्टूबर को हुआ था। दिवाली के बाद राजधानी की हवा लगातार खराब हुई थी, लेकिन अब इसने धीरे धीरे सुधार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की एयर क्वालिटी अभी भी बेहद खराब कैटेगरी में बनी हुई है, लेकिन मंगलवार को AQI 306 रिकॉर्ड किया गया, जो सोमवार के 315 से कम रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार ये सुधार धीरे धीरे नजर भी आ रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं बनी है। क्लाउड सीडिंग के लिए कानपुर से विशेष विमान सेना से उड़ान भरा है। विमान ने आपको बताने कि खेकड़ा, बुराड़ी और मयूवियर इलाकों में 6000 फीट की ऊंचाई पर दोपहर 2 बजे बादलों में केमिकल छिड़का। IIT कानपुर और दिल्ली सरकार ने बताया कि इस ट्रायल के 4 घंटे के भीतर बारिश हो सकती है, लेकिन इस बार बारिश शाम तक नहीं हुई। पर्यावरण मंत्री हरमीत सिंह सिरसा ने यह बताया है कि दूसरा ट्रायल था। इस दौरान 8 फ्लेयर्स छोड़े गए, जिनका वजन 2 से 2.5 किलो हुआ करता है। प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चली। बादलों में लगभग 15 से 20% नमी मौजूद थी। विमान अब मेरठ में सुरक्षित लैंड कर चुका है। सिरसा ने ये कहा है कि आज तीसरा ट्रायल भी किया जाएगा। मौसम की स्थिति ठीक रही तो विमान हर दिन 9 से 10 बार उड़ान भरेगा। IIT कानपुर के विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस प्रक्रिया के बाद 15 मिनट से 4 घंटे के भीतर बारिश हो सकती है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है। 1 नवंबर से ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी जो BS6 के मानकों के अनुरूप नहीं होंगे। यह कदम राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि क्लाउड सीडिंग एक प्रभावी तकनीक हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता मौसम की स्थिति और बादलों की नमी पर निर्भर करती है। ट्रायल से मिलने वाला डेटा के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सिरसा ने कहा कि हम हर दिन फ्लाइट्स के जरिए बादलों में केमिकल छिड़काव करेंगे और लगातार निगरानी भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि राजधानी की हवा जल्द से जल्द स्वच्छ और सांस लेने योग्य बन जाए। कुल मिलाकर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रायल प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे नियमित रूप से और सावधानी के साथ लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो राजधानी में जल्द ही स्वच्छ हवा का अनुभव मिल पाएगा। इसी के साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्लाउड सीडिंग
होती क्या है और ये कैसे काम करती है। क्या होती है क्लाउड सीडिंग? देखिए, क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें विशेषज्ञ बादलों के अंदर केमिकल्स को छोड़ते हैं ताकि बारिश कराई जा सके। तो ब्रेक और सभी का स्वागत है। अब खबरों में हम आगे बढ़ लेते हैं। छठ के पावन अवसर पर सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि अब हमारी गौ माता की सेहत की भी हमको चिंता करनी है। ऐसा अनोखा संदेश लेकर आया है कपिला पशु आहार की तरफ से कपिला गौ प्रसाद। क्या है कपिला गौ प्रसाद और क्या है ये अनोखा संदेश, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कपिला पशु आहार 25 वर्षों से बाजार समिति दरभंगा गेट के सामने संचालित है। देश नहीं दुनिया का सबसे सर्वोत्तम पशु आहार है। गौ माता के लिए अमृत सामान है और इसके उपयोग से किसान एवं पशुपालक भाइयों को स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता परम आगे की ओर है। अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर जीएन लाल जी की तरफ से आप सभी लोगों को, मीडिया बंधु को और सभी छठ प्रेमी लोगों को, छठ करने वाले लोगों को, सनातनी बंधु को छठ पर्व का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामना कपिला पशु आहार की तरफ से आप सभी लोगों को दिया जा रहा है। जैसे कि जानकारी होगा, जो अपना कपिला पशु आहार प्रीमियम आपको कैटल फीड प्रोडक्ट है, ये उत्कृष्ट है और मैं कपिला के जो निर्माता हैं मैं उनको भी शुभकामना और बधाई देता हूं छठ का, जो इतना उत्कृष्ट आपको प्रोडक्ट लेकर के पशु आहार में आए हैं जो कि नंबर 1 है और उनसे अपेक्षा है जो इसको और भी उत्तम बनाएंगे और अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर पूरा स्नेह बना रखेंगे। हमारे दरभंगा जिला के डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर जीएन लाल जी का योगदान अतुलनीय है, जो ये अपना योगदान दिए, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कपिला टीम। तो वहीं जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल बैठक की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी ने यह बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की 3 दिवसीय बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जबलपुर में होगी। संघ के शताब्दी वर्ष के बाद ये पहला बड़ा चिंतन सत्र है, जिसमें सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जी समेत शीर्ष नेतृत्व 2026 तक के संगठनात्मक लक्ष्यों पर रणनीति तैयार करेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने हर प्रांत में इसकी और कुछ प्रांतों में इस अभियान की शुरुआत भी हुई है। लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक अधिकतम प्रांतों में ये अभियान चलेंगे। साथ साथ ही स्थानीय स्तर पर, मतलब बस्ती और मंडल के स्तर पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन है, तो उसकी भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और कितनी जगहों पर कितनी योजना बनी है, क्या क्या आयोजन होंगे, इसके बारे में भी सब लोग अपनी बातें बताएंगे और इसके बारे में भी संख्यात्मक वृत्त आप लोगों को बाद में हम लोग बताएंगे। और भी जो शताब्दी के अन्य कार्यक्रम हैं उसके बारे में लगभग सभी प्रांतों की योजना बन गई है, तो उसके बारे में भी यहाँ चर्चा होगी, जिसमें विशेषकर प्रमुख नागरिक गोष्ठी है, जिसमें विशेषकर सद्भावना बैठक की जो होने वाली है तहसील स्तर पर, खंड स्तर पर, उसके बारे में चर्चा होगी। और साथ ही युवाओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन हर प्रांत में होने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में भी यहाँ पर विशेष विवरण आ जाएंगे और अपने अपने अनुभव भी बताएंगे, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। इस बैठक के मुख्य विषय में शताब्दी वर्ष के आयोजनों की चर्चा ये मुख्य रूप में विषय रहेगा। साथ ही हम लोग एक और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो पंच परिवर्तन का जो एक विशेष विषय हम लोगों ने लिया है शताब्दी वर्ष के निमित्त, तो एक प्रयास ये है कि समाज के बहुत सारे लोग, जिसको हम सज्जन शक्ति कह सकते हैं, कि जो सकारात्मक रूप से अच्छे कामों में लगे रहते हैं और किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संघ कार्य
का भी वो समर्थन करते हैं, जुड़ते रहते हैं। उसके इतर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छे समाज जीवन में कार्य करते रहते हैं। तो हम लोग इस अभियानों के गृह संपर्क अभियान और समाज में विशेष संपर्क जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम समाज जीवन के ऐसे विशिष्ट लोग, विशिष्ट संस्थाएं, छोटी मोटी, बिल्कुल गांव बस्ती में छोटे से लेवल स्तर पर भी कोई अच्छे काम कर रहे हैं, वो मठ मंदिर भी हो सकते हैं, सामाजिक संस्था हो सकती है, व्यवसायिक संस्था हो सकती है, शैक्षिक संस्थाएं हो सकती है, ऐसे सभी से हम लोग संपर्क करने का, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, तो उन सभी से हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और व्यापक अभियान में हर स्तर पर यह संपर्क होगा। प्रयास ये है कि ऐसे लोग जिसमें बड़ी मात्रा में महिलाओं का, हमारी मातृशक्ति का, बहनों का भी बहुत बड़ा सहभाग है, क्योंकि उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। तो एक है कि जो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा अलग अलग काम चलते हैं उसमें सबका सहभाग हो, और ऐसे लोगों और संस्थाओं के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं उनके साथ, उनमें हम लोग कैसे जुड़ जाएं, उनमें हम भी अपना सहयोग दें और सब मिलकर एक समन्वित दृष्टि से समाज में परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। उसके संदर्भ में एक व्यापक योजना बनी है, जगह जगह उसके बारे में बहुत व्यापक प्रयास हो रहे हैं, बहुत अच्छा प्रतिसाद हम लोगों को समाज से मिल रहा है और ऐसे लग रहा है कि शताब्दी के निमित्त केवल। तो वहीं उज्जैन में भगवान महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी बड़े ही राजशाही ठाट बाट के साथ और श्रद्धा भाव के साथ निकली है। इस बार सवारी की खास बात यह रही कि इसमें पहली बार श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से संचालित महाकाल मंदिर बैंड में लगातार उसको शामिल किया गया। बैंड ने भक्ति और उल्लास से भरे भजनों की धुन पर कदम ताल मिलाते हुए वातावरण को भक्ति में बना दिया। सवारी से पहले सभा मंडप में उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह और एएसपी प्रदीप शर्मा ने भगवान मनमहेश का पूजन अर्चन किया और पालकी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान श्री महाकालेश्वर मनमहेश स्वरूप में पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भी हिस्सा लिया। पूरे मार्ग में श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ अपने आराध्य के दर्शन के लिए साफ तौर पर देखने को मिले। अब जनमत में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जा रहे 4 गुजरातियों के ईरान में अपहरण ने विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें एक महिला समेत 3 पुरुष शामिल बताए गए हैं, जिन्हें तेहरान में बंधक बना रखा है। अपहरणकर्ताओं ने परिवार और एजेंट को टॉर्चर का वीडियो भेजते हुए करोड़ों की फिरौती मांग रखी है। वीडियो में 2 युवकों को बेरहमी से पीटते हुए साफ तौर पर दिखाया जा रहा है, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाता है। आपको बता दें कि मानसा के बापूपुरा और बड़पुरा गांव के रहने वाले ये लोग रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। बताया गया है कि उन्हें दिल्ली से पहले बैंकॉक, फिर दुबई और वहां से ईरान भेजा गया। अब बीजेपी विधायक जयंती पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। ये घटना न सिर्फ मानव तस्करी के नेटवर्क की पोल खोलती है, बल्कि उन एजेंटों पर भी सवाल उठाती है जो विदेश भेजने के नाम पर लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। अब देश की नजर इस बात पर है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करती है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति के रंग में रंगने जा रही है। 29 और 30 अक्टूबर की पावन रातों में शुरू हो रही ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा एक ऐसी परंपरा जो राम युग से चली आ रही है। सरयू के तट से लेकर श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और प्राचीन मंदिरों तक हर मार्ग पर आस्था की गूंज देखने को मिलेगी। करीब 20 लाख श्रद्धालु इस 42 किलोमीटर लंबी परिक्रमा में शामिल होंगे। हाथों में ध्वज, होठों पर राम नाम और दिल में भक्ति का दीप, यही अयोध्या का अद्भुत दृश्य है। प्रशासन ने तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हजारों से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था यहां पर कर दी गई है। जहां सड़कें टूटी थी वहां पर रेत बिछाई जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हो चुका है, जिससे कोई बाधा ना आए। ये केवल यात्रा नहीं, ये आत्मा की साधना है। जब लाखों भक्त सरयू में स्नान कर राम नाम का कीर्तन करते हैं तो वातावरण दिव्यता से भर जाता है। दीपों की रोशनी, घाटों की ध्वनि और श्रद्धा की शक्ति मिलकर अयोध्या को एक स्वर्गीय दृश्य में बदल देती है। मान्यता है कि 14 कोसी परिक्रमा करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। मार्ग में भजन, कीर्तन और राम नाम का अखंड सत्कीर्तन भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है।
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कल रात शुरू हो जाएगी। 24 घंटे चलने वाली इस परिक्रमा में करीब 20 लाख श्रद्धालु एकत्रित होंगे। 14 कोस की मतलब 42 किलोमीटर की इस परिक्रमा करने से कहा जाता है कि कई युगों के पाप कट जाते हैं। भगवान श्री राम की इस अयोध्या की परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश विदेश से और पूरे तमाम स्थानों से राम भक्त यहाँ पहुँचते हैं और परिक्रमा का जो समय होता है उस समय पर वह परिक्रमा शुरू करते हैं। हालांकि इस बार चूंकि परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो रहा है तो कहीं कहीं अव्यवस्था जरूर है, लेकिन प्रशासन उसको दुरुस्त करने में लगा हुआ है। इस परिक्रमा का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, कहा जाता है कि पुराणों में भी इसका जिक्र होता है। कुल मिलाकर ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण अयोध्या का है और 24 घंटे तक लगातार एक मेले और एक उत्सव जैसा माहौल अयोध्या में रहेगा। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन। राजस्थान से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी हुई एक यात्री बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और देखते ही देखते पूरी बस में आग लग गई। बता रहे हैं कि लोगों के अनुसार बस ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लेकर जा रही थी। जैसे ही वाहन 11,000 वोल्ट की लाइन के नीचे से गुजरी, उसी क्षण बिजली का करंट बस में दौड़ गया और उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। बस में सवार लगभग 10 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई गई। उन्हें तुरंत जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर किसी तरीके से आग पर फिलहाल काबू पाया है, लेकिन तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर के लिए सड़क पर यातायात रोक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हादसे की जांच शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर अब चक्रवाती तूफान मोंता का खतरा साफ तौर पर देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान तेजी से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ता हुआ आज शाम को आपको बता दें कि समुद्री तट से टकराएगा। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार पिछले 6 घंटों में मोंता ने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि तूफान के दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा, तेज हवाएं और समुद्र से ऊंची लहरों की संभावनाएं साफ तौर पर जता दी गई है। कृष्णा, गोदावरी और आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दे दी गई है और तटीय गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात कर हर संभव मदद और केंद्र के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर स्थिति पर नजर रखी हुई है। फिलहाल पूरी उम्मीद यही है कि जब मोंता आंध्र तट से टकराए तो नुकसान कम से कम हो और लोग सुरक्षित रहें। तो फिलहाल जनमत में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।